जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे और पेपर की तैयारी में जुटे होंगे। ठीक है, तो आज हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है गॉस थ्योरम। अगर आप क्लास 12th में होंगे तो फिजिक्स के लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जाम में आपने देखा होगा गॉस थ्योरम आपके पेपर में आनी ही आनी है। तो हम गॉस थ्योरम को सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली इसको कैसे सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है और इसका ओरिजिन कैसे होता है, तो हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। इसको सीखने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, उससे उसका स्टेटमेंट करेक्ट करेंगे और उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सपोज करो कि ये आपके पास कोई बंद सरफेस है। ठीक है, एक बंद सरफेस है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम हमने दे दिया एस, ये हमारे पास एस है। ये इसका सेंटर का पॉइंट हो गया। सेंटर के पॉइंट को आप क्या नाम देते हैं, ओ नाम दे दिए। इसमें सब एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू चार्ज रखा है इसके सेंटर पे। अब बताओ कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये बाहर निकल रहा है, ये बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है इसका प्लस क्यू चार्ज, यहाँ से भी बाहर निकलेगा। ठीक है, बहुत सारी डायरेक्शन से ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, निकलने की कोशिश करेगा ना। अब समझो कि यहाँ पे कोई रखा है हमारे पास, यहाँ पे कोई पॉइंट है। ठीक है, इस गोले के अंदर हमने कोई ऊपर सरफेस पे कोई पॉइंट रखा, तो इससे भी ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बाहर निकलेंगी, मतलब इससे भी ये आवेश कहाँ निकलेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और इस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट कर लेना है, इस पॉइंट पे हमको कैलकुलेट कर लेना है कि आवेश कितना निकल रहा है बाहर। और आवेश जब इस सरफेस से टकरा कर जाएगा इसको बोलेंगे हम फाई, क्योंकि फाई आफ्टर ऑल क्या बताएगा कि किसी क्षेत्र से, ठीक है, इस क्षेत्र से, किसी क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कितनी गुजर रही हैं, ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो ये भी क्या है, विद्युत। तो ये कोई सरफेस है हमारे पास। ठीक है, इस सरफेस से कितनी विद्युत की क्षेत्र की रेखाएं या कितने करंट वहां से पास हो रहा है, कितना आवेश वहां से निकल रहा है, ये कौन बताएगा हमको, फाई बताएगा, मतलब विद्युत फ्लक्स बताएगा। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, किसी बंद सरफेस के अंदर से निकलने वाली समस्त विद्युत क्षेत्र की रेखाएं या विद्युत फ्लक्स की रेखाओं का 1/ε गुना होती है। ठीक है, समझ गए। मतलब अगर इसके स्टेटमेंट को हम बनाने जाएंगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू Q/ε0 हो जाएगा। समझ गए। तो ये फाई क्या आया, यहां से इस सरफेस में कितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं यहां से गुजरती हैं, ठीक है, उसका कितना गुना होगा, उसके जो अंदर के आवेश का कितना हो जाएगा, Q/ε0 गुना। ठीक है, अगर इसके स्टेटमेंट को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो यहां पे सीधे समझो, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली सभी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, है ना, पृष्ठ के, पृष्ठ मतलब ये पूरे सरफेस, ये इसको क्या बोलूंगा मैं, ये हो जाएगा हमारे पास पृष्ठ, है ना, पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होती है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, ये हो जाएगा आपका नियम। मतलब फाई, इसको सही से बनाओ, मतलब फाई इज इक्वल टू आवेश क्या हमारे पास Q, और ये हो जाएगा ε0। ठीक है, और करके अपन इसको लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, सरफेस का। हमको पता नहीं कि ये कितने सरफेस है, इतने इस तरीके से बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं। ठीक है, हमको पता नहीं है।
ठीक है, हमको ये पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे सरफेस हो सकते हैं, तो इसलिए हमने डबल इंटीग्रेशन किसका लगा दिया, ये सरफेस का, ये सरफेस है हमारे पास, तो डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, और ये हो जाएगा E इंटू डी एस। और ये कितना होता है हमारे पास, ये फाई के बराबर ये होता है, और ये होता है हमारे पास Q अपॉन ई, सॉरी ये हो जाता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ गए बात को, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास नियम। अच्छा, इसको प्रूफ कैसे किया जाए, ठीक है, इसको प्रूफ कैसे किया जाए, तो देखो प्रूफ करने के लिए सिंपल, आप समझो कि ये हमारे पास सरफेस है, और ये जब छोटा सरफेस, हमको पता नहीं कि ये कितना बड़ा सरफेस है, ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे ये ds है हमारे पास। ठीक है, ये छोटा सा सरफेस हमारे पास ds है, और ये क्या है हमारे पास, ये रिप्रेजेंट करती है E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, E से डिनोट करेंगे। ठीक है, हो जाएगा ना, E हो जाएगा हमारे पास। तब यहाँ पे देखिए, अच्छा ये बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R हो जाएगी। ठीक है, R हो गई यहाँ तक की दूरी। अब यहाँ पे देखो सिंपल, इसकी जब हम यहाँ पे उत्पत्ति कर रहे हैं, ठीक है, इसको लिख लो प्रूफ, इसको लिख लो प्रूफ आप लोग, सिंपल। ये क्या है, इसको मान लो, माना, इसको क्या माना, माना एक गोला S है, एक गोला, एक सर्कल है, जिसके अंदर एक बिंदु क्या है, O है, एक बिंदु क्या है, O है, जो प्लस Q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, मिलकर बना है, इससे R दूरी पर, यहां से इतनी दूरी कितनी हो गई, R, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक ये बिंदु P है ना, इसका नाम दे दो कुछ भी, ये हमारे पास क्या है, एक बिंदु कुछ भी है, ABCD कुछ भी, एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है हमको। ठीक है, तीव्रता ज्ञात करनी है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, यहाँ पे लिख लो कूलाम के नियम अनुसार, कूलाम के नियम अनुसार, है ना, नियमानुसार। तो ये चाहो तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर, Q अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सिंपल, ये अपने पास E की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हमने E की वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस, और E की वैल्यू क्या है हमारे पास, E की वैल्यू क्या है, यहाँ से E की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा, Q अपॉन R का स्क्वायर, जो ये वैल्यू लिखी थी यहाँ पे लिख दिया, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास ds। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सारी वैल्यू तो क्या है, ये सारी वैल्यू तो कांस्टेंट है, मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा, ds का, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर हो जाएगा, और डबल इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस इज इक्वल टू ds। अच्छा, ds क्या है हमारे पास, पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ, एक आपके पास फॉर्मूला होता है पृष्ठ का, या गोले का लिख लो, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 4 पाई R। ठीक है, 4 पाई R, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो जब यहाँ पे
ये हो जाएगा हमारे पास संपूर्ण क्षेत्रफल। ये क्या है हमारे पास, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो जाएगा गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल। गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया है गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है हमारे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। तो यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, एप्सिलॉन नॉट और क्यू बचा। दैट मीन्स यहाँ पे बचा हमारे पास फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही तो हमको प्रूफ करना था यहाँ पे, ठीक है, ये प्रूफ हुआ ना, और यही तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो यही होता है हमारे पास, यहाँ पे लिख लेना, यही गॉस का नियम है, ठीक है, यही गॉस का नियम है। इसको हमने प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये गॉस के नियम के क्या है, अनुप्रयोग है, जो आपको समझ लेना है। थोड़ा सा अगर कभी पेपर में आ जाता है तो लिख देना है। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर 1 में क्या हो जाए, जटिल विद्युत क्षेत्र की गणना को सरल बना देता है। भाई जो हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज होती है ना, जहाँ पे विद्युत के कैलकुलेशन को, विद्युत क्षेत्र के कैलकुलेशन को आसान नहीं होता, उसको कैलकुलेट करना आसान नहीं होता, उसको ईजी बना देता है, ठीक है। नंबर 2 में लिख लो आप लोग, यह नियम बताता है कि आवेश का वितरण विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार प्रभावित करता है। मतलब जैसे यहाँ पे आवेश जाएगा तो ये विद्युत क्षेत्र है हमारे पास, तो इसको किस तरीके से प्रभावित करेगा, इसकी कैलकुलेशन हम किसके नियम से बताएंगे, गॉस थ्योरम से बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे। अच्छा ना, एक और बताना हो तो क्या कर देंगे आप, एक चीज समझ लो आप लोग, यहाँ पे जैसे अगर 3rd नंबर पे आपको बताना हो तब क्या करोगे, देखो समझो, मैक्सवेल का नाम सुना होगा आपने, है ना, अपनी पढ़ेंगे अभी, मैक्सवेल, ठीक है। मैक्सवेल ने कितने समीकरण दिए थे, मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे, ठीक है। मैक्सवेल ने कितने समीकरण दिए थे, 4 समीकरण। 4 में से एक जो रहेगा, 4 में से उनका विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत टोटल किस पे डिपेंड है, डिपेंड किस पे है, ये है हमारे गॉस थ्योरम पे, ठीक है, गॉस थ्योरम पे। समझ गए ना। तो इस तरीके से आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल ने क्या किया था, गॉस थ्योरम को पढ़ा और गॉस थ्योरम से रिवील कर दिया, किसको, इसको गॉस थ्योरम से किसको कनेक्ट कर दिया, मैक्सवेल ने जो चौथा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये गॉस थ्योरम से कैसे कनेक्टेड है। तो दोनों को मैं आपस में कनेक्ट करके भी आपको समझाऊंगा। तो मतलब बहुत मजा आने वाला है, जब चीज़ों को आपको कनेक्ट करके आप समझेंगे ना, तो एक पढ़ाई में एक मजा भी आएगा और फिर आप लोगों को समझ भी आएगा कि भाई कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं, अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। तो बस आफ्टर ऑल ये था हमारे पास गॉस का थ्योरम। आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थोड़ा बहुत आप लोगों का जब सपोर्ट मिलता है तो मोटिवेशन आता है, फिर लगता है कि यार वीडियो कंटिन्यूसली वे पे हमको बनानी चाहिए, और आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोगों को और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।